नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। हम इस श्रृंखला के अंतर्गत करंट अफेयर्स में उन विशेष प्रश्नों को संकलित करके आपको पढ़ाएंगे जो विशेष महत्व रखते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु। तो पूरी तन्मयता के साथ इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न आपको अपनी आगामी परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे और ये दिसंबर तक के सारे अद्यतित करंट अफेयर्स हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा T20 विश्व कप। T20 विश्व कप में कुछ मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। ये 16 टीमें इसमें इस बार ली थी। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया रहा था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन, इंग्लैंड। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड ही इस विजेता हुआ है इस टूर्नामेंट का। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच भी सैम करन को ही मिला था। आयोजन इसका कब से कब तक किया गया? 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक किया गया। दोस्तों, एक रोचक तथ्य, जब पहला T20 विश्व कप हुआ था तो भारतीय टीम ICC पुरुष T20 विश्व कप की पहली विजेता बनी थी 2007 में, दक्षिण अफ्रीका में जब हुआ था। आइए आगे देखते हैं। फाइनल मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था और इस प्रकार इंग्लैंड ने अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीत लिया और एक रिकॉर्ड बनाया कि एक ही टाइम पर उसके पास वनडे और T20 दोनों का खिताब उसके पास मौजूद है। आइए आगे देखते हैं। प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं इससे संबंधित। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सैम करन, 13 विकेट्स के साथ। सर्वाधिक रन विराट कोहली के लिए हैं 296 रन। सर्वाधिक विकेट लिया है वानिदु हसरंगा ने, श्रीलंका के। टूर्नामेंट में सर्वाधिक व्यक्तिगत उच्च स्कोर रहा है राइली रॉसू, दक्षिण अफ्रीका का। टूर्नामेंट में उच्चतम टीम स्कोर रहा है दक्षिण अफ्रीका का, बांग्लादेश के खिलाफ 205 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के अपने नाम किए हैं सिकंदर रजा ने, जिम्बाब्वे के। सर्वाधिक चौके इंडिया के सूर्य कुमार यादव ने। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली ने। बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने रिकॉर्ड अपना पूरा किया है। T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं और प्रतियोगिता के दौरान ही T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर भी बने हैं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई गई है, उसमें किसको किसको हिस्सा मिला है? उसमें हिस्सा मिला है भारत की तरफ से विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को, और भारतीय हरमनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को 12वां खिलाड़ी चुना गया है। आइए, सेकंड टॉपिक हमारा है भारत में चीते का पुनर्वास। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अफ्रीका के नामीबिया से लाए हुए चीतों को कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर रिलीज़ किया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चीते के बारे में। चीते का वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबाटस। यह बहुत ही तेज़ दौड़ने वाली प्रजाति, आप सभी को पता है, 30 मीटर प्रति सेकंड तक दौड़ सकता है। ये फैरिडे परिवार का सदस्य है। ये बिल्ली के परिवार से संबंधित है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी चीते का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात करें चीते की, IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की कुल संख्या वर्तमान में 6517 है। चीता ग्रासलैंड पे रहने वाला, घास भूमि पे रहने वाला एक मांसाहारी जानवर है और वर्तमान में इसकी स्थिति IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पेसीज में ये वनरेबल है, सुभेद्य प्रकृति में आता है। भारत में चीते का क्या इतिहास रहा है ये भी देख लेते हैं। भारत में चीता ब्रिटिश शासन के दौरान पहाड़ी, तटीय व उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाया जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर शिकार और प्राकृतिक वास के नष्ट होने के कारण भारत में चीतों की संख्या में लगातार कमी होती चली गई और वह भारत भूमि से लुप्त ही हो गया। प्रोजेक्ट चीता देख लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता किस प्रकार से इसकी परियोजना को सफल किया गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये परियोजना किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीप ट्रांसकॉन्टिनेंटल इसका संचालन किया गया था। तो और भारत में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए। अफ्रीकी चीते का चुनाव क्यों किया गया? जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, ईरान में एशियाई चीता गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। पहले बात चल रही थी ईरान से लाने के लिए, तो इसलिए वहाँ से ना लाकर यहाँ से लाया गया है और इसमें लाने में एजेंसी ने भूमिका निभाई है, वो है इंडियन ऑयल, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTCA का समझौता जो किया था उसको पूरा करने का काम किया है IOCL ने। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। ये विंध्यन रेंज में पाया जाता है और ये कूनो नदी के किनारे बसा हुआ है। कूनो नदी जो चंबल की सहायक नदी है, इसको 1981 में कूनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जबकि 2018 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। आइए देख लेते हैं दोस्तों एक वर्तमान परिदृश्य चीते के बारे में भी, जिन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। इन चीतों में 8 चीते लाए गए हैं, उनमें 5 मादा चीते हैं, 3 नर चीते शामिल हैं। 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीते के लगभग 7 दशकों बाद भारत भूमि पर वापसी हुई है। चीता टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है सरकार के द्वारा। 7 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसका गठन हुआ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण TCA जो है, चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 22।
यद्यपि मानव विकास को दर्शाने हेतु प्रतिवर्ष अनेक अध्ययन प्रकाशित होते रहे हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जारी करता है मानव विकास सूचकांक अधिक प्रामाणिक इसको माना जाता है और ये वास्तविकता के नज़दीक माना जाता है। 100% सही करना, 100% किसी चीज़ को मान लेना जरूरी नहीं है, लेकिन यह नियर अबाउट लगभग सही होता है। 1990 से ही वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है मानव विकास सूचकांक को वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए। इस वर्ष की रिपोर्ट के तहत जारी सूचकांक में विश्व के 191 देशों के मानव विकास के स्तर का आकलन किया गया है। और आइए देखते हैं कि कौन सा देश सबसे आगे रहा है इसमें। इसको करने के लिए मानव विकास रिपोर्ट 4 अन्य समग्र सूचकांक भी साथ साथ प्रस्तुत करती है। देखते हैं उनको कौन कौन से। एक पहला है असमानता समायोजित IHDI, असमानता की सीमा के अनुसार SDI में कटौती होती है। लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI इसको बोला जाता है, वो भी जारी किया गया है इसके साथ साथ। इस वर्ष की रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है अनसर्टन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 8 सितंबर 2022 को UNDP द्वारा इसको जारी किया गया है। आइए अगले इसके तथ्यों को देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाओं में कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूसी हमला शामिल है। SDI के आकलन के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है? जीवन प्रत्याशा का, शिक्षा सूचकांक का, आय सूचकांक का। 2 आंकड़ों पर आधारित होता है ये, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष शिक्षा सूचकांक। आइए दोस्तों देखते हैं। जीवन प्रत्याशा सूचकांक इसमें भाग लेता है, शिक्षा सूचकांक भाग लेता है, आय सूचकांक भाग लेता है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 जिसको 8 सितंबर को जारी किया गया। 191 देशों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। ABCD 4 वर्ग होते हैं। SDR के कुछ रोचक तत्वों को हमको देख लेना चाहिए। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1990 में दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया। ध्यातव्य है कि SDR संपादकीय रूप से UNDP से स्वतंत्र प्रकाशन होता है। SDR की रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी तो की जाती है, लेकिन यह उससे स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2007 तथा 2008 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 2012 और 17 में प्रकाशित नहीं किया गया है इनको। ये 2 फैक्ट हैं, इनको आप याद रख के चलिएगा। एक बार पुनः 2021 तथा 22 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से जारी किया गया है। संयुक्त रूप से 2 बार रिपोर्ट को आज तक जारी किया गया है SDR की, एक बार 2007 और 8 में और इस बार 2021 और 22 की संयुक्त रिपोर्ट को। वर्ष 2010 से SDR में मानव विकास को मापने के संदर्भ में नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2014 में मानव विकास सूचकांक के साथ लैंगिक विकास सूचकांक को भी प्रकाशित किया गया था। आइए इसको देख लेते हैं। मानव विकास में किन देशों की क्या स्थिति रही है, किन देशों की खराब स्थिति रही है, उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। चार्ट 190, दक्षिण सूडान 191, पाकिस्तान 161, अफगानिस्तान 180, नाइजर 189, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 188। तो सबसे खराब हालत रही है दक्षिण सूडान की, क्योंकि वहाँ पे एक आंतरिक गृह युद्ध देखने को हमको मिल रहा है एक लंबे समय से। तो आइए रैंकिंग देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड जो कि पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे, आइसलैंड तीसरे स्थान पे। ये स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं ये लगभग हर सूचकांक में हमको ऊपर के 4-5 स्थानों में देखने को ही मिलते हैं। भारत की रैंकिंग हम देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग रही है इस बार 132 और लास्ट पे दक्षिण सूडान है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। इसके कई क्षेत्र डिवाइड हैं जिस प्रकार से SDR को निकाला जाता है। अरब कंट्रीज़ हो गई, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र हो गया, पैसिफिक जो पूरा एरिया है वो वाला हो गया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को एक साथ रखा गया है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई यानी कि वेस्ट इंडीज़ से नीचे वाला पार्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ऊपर सहारा अफ्रीका और ये टोटल विश्व का। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के कुछ तथ्य और आंकड़ों को भी देख लेते हैं हम कि कोविड-19 महामारी से किस प्रकार इसको इफेक्ट हुआ है। प्रत्येक 7 में से 6 लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लगभग 450 मिलियन बच्चे या प्रत्येक 6 में से एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में रह रहे हैं। आइए अगला टॉपिक है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय शिक्षा संगठन है जिसके सदस्यों का विस्तार विश्व के 81 देशों में है। FEE की स्थापना 1981 में लीडेन नीदरलैंड्स में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन यूरोप जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था FEEE। वर्ष 2021 में FEEE का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया और तब से यह संगठन FEE के नाम से जाना जाता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। आइए देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 2012 में इस संगठन के मुख्यालय के रूप में कोपेनहेगन यानी डेनमार्क को चुना गया। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम है क्या? FEE द्वारा ब्लू फ्लैग सहित कुल 5 कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। एक है इको स्कूल्स,
जो स्कूल्स इको फ्रेंडली होते हैं, यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरनमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट और ग्रीन की। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र समुद्र तटों, बंदरगाहों, नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किए जाने वाले विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेबल में से एक है। एफईई का ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 4 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त 33 कठोर मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, ये देखते हैं। पर्यावरण, शिक्षा एवं सूचना, स्नान योग्य जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों में सुरक्षा एवं सेवाएं। ज्ञातव्य है कि ब्लू फ्लैग समुद्र तट विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट समझे जाते हैं। जिन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो माना जाता है कि ये अन्य सबसे बेहतरी की स्थिति में है। एफई की स्थापना को यहाँ पे दर्शाया गया है। आइए देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्यों है ये चर्चा में। 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कौन कौन से तट हैं देखते हैं। एक तट है थुंदी तट। थुंदी तट दोस्तों जो मिनिकॉय में है, मिनिकॉय में है। और दूसरा तट है आपका कदमत तट। ये दोनों ही तट लक्षद्वीप में अवस्थित है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप के अंतर्गत ही आता है। तुंडी तट के बारे में बात करें, यह लक्षद्वीप के सबसे प्राचीन तथा मनोरम तटों में से एक है। यहाँ पर बिछी सफ़ेद रेत लैगून के फिरोजा नीले पानी यानी कि टर्कोइज ब्लू वाटर से घिरी हुई है। और कदमत तट की बात करें, कदमत तट विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों, क्रूज टूरिस्ट जो आते हैं वहाँ के लिए लोकप्रिय है। वाटर स्पोर्ट्स भी होता है यहाँ पर। यहाँ भी सफ़ेद रेत और नीला पानी ये चीज़ें हैं। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कितने भारतीय समुद्र तटों को अब तक मिल चुका है ये भी देख लेते हैं। एक शिवराजपुर हो गया गुजरात, घोघला दीव दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में है, पदबिद्री कर्नाटक में है, कासरगोड कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में है, कोवलम तमिलनाडु में है, ईडन पुदुचेरी में है। और तटों को देख लेते हैं। रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश का तट है, गोल्डन उड़ीसा का है, राधानगर स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का है, जैसे कि आपको पता है इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। थुंडी जो अभी है वो लक्षद्वीप का है, कदमत तट भी लक्षद्वीप का है, थुंडी मिनिकॉय में है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय में है। ब्लू फ्लैग मिलने के लाभ भी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण, तटीय क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरणीय पर्यटन में वृद्धि होगी, राजस्व की कमी को दूर किया जा सकेगा, स्वच्छता और जलीय जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि होगी। भारत द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन ऐसे देशों के लिए उदाहरण है जिन्हें अब तक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र नहीं हुआ है। भारत में अब तक 12 साइट्स ऐसी हैं जिनके लिए ब्लू फ्लैग मिल चुका है। ऐसे देश भारत से प्रेरणा लेकर साधारण ही तटीय प्रबंधन के माध्यम से अपने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यटन को भी आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है हमारा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विमान के बारे में बात करें, यह पोत ऐसे युद्धपोत होते हैं जो कई लड़ाकू विमानों को लेकर तैर सकते हैं, साथ साथ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसी कारण इनका आकार अन्य किसी भी युद्धपोत की तुलना में काफ़ी विशाल होता है। इन पोतों पर एक उड़ान पट्टी रनवे भी होता है जहाँ से वायुयान उड़ान भर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग भी हो सकती है। भारत में एक लंबा इतिहास रहा है भारत में विमान वाहक पोतों का। ये देखते हैं। सबसे पहले की बात है 1957 की बात है। ब्रिटेन से खरीदा गया HMS हरक्यूलिस भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला विमान वाहक पोत था। 1957 में हरक्यूलिस आया ब्रिटेन से। 4 मार्च 1961 को HMS हरक्यूलिस को INS विक्रांत नाम से भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारत का दूसरा विमान वाहक पोत की बात करें, HMS हरमीज था। 12 मई 1987 को INS विराट नाम से भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। विदित हो कि 4 मार्च 1961 को INS विक्रांत के नाम से भारतीय नौसेना में तैनात किया गया था। इस पोत ने वर्ष 1971 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूरी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। भारत ने अपने दूसरे विमान वाहक पोत के रूप में ब्रिटेन से HMS हरमीज को प्राप्त किया था। इसे INS विराट के नाम से 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 1989 में श्रीलंका में शांति स्थापना अभियानों के रूप में इसे ऑपरेशन जुपिटर चलाया गया था श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए। वर्ष 2013 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के परिणाम स्वरूप संचालित ऑपरेशन पराक्रम में भी इसकी अहम भूमिका रही है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इसकी भूमिका रही है। ऑपरेशन विजय में 6 मार्च 2017 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। आइए देखते हैं। रूस की कीव श्रेणी के विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्स्कोव को नवीनीकृत करके INS विक्रमादित्य के रूप में नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम INS विक्रांत रखा गया। कोचीन स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित इस समारोह में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। गौरतलब है कि इसका जलावतरण 2013 में ही किया गया था तथा 28 जुलाई 2022 को कोचीन शिपयार्ड द्वारा इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। भारतीय लॉजिस्टिक नीति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति हम देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स का आशय होता है उत्पादन और उपभोग भंडारण। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। उत्पादन, उपभोग, भंडारण, मूल्य संवर्धन बिंदुओं के बीच माल के परिवहन और हैंडलिंग से है। लॉजिस्टिक अवसंरचना में नोड्स और कनेक्शन शामिल होते हैं जो बंदरगाह, स्टेशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस और अन्य व्यापार परिसर के रूप में पहचाने जाते हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता क्यों थी।
ये देखते हैं भारत में लॉजिस्टिक लागत विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। माल के परिसंचरण के जो लागत है हमारी, वो अन्य देशों के अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। घरेलू बाजार के साथ निर्यात बाजारों में भारतीय सामानों माल की प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार करने के लिए भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करना अनिवार्य हो गया था। इस संदर्भ में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या रहा है? 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए अंतर विषयक विभिन्न क्षेत्राधिकार वाले तथा व्यापक नीतिगत रूपरेखा को चाक चौबंद बनाने के उपाय किए गए हैं। कई इसकी विशेषताएं ये हैं। यह नीति पीएम गति शक्ति NIP जो प्लान चल रहा था तो और उसकी पूरक भी रहेगी। आइए देखते हैं इसके लक्ष्य क्या हैं। इस लॉजिस्टिक नीति जो नई आई है, इसका लक्ष्य है 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत को लॉजिस्टिक की लागत पर कटौती करना है। देश की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना है। इस संदर्भ में 2030 तक विश्व के शीर्ष 25 देशों में भारत को शामिल होने की आशा की जा रही है। प्रभावी लॉजिस्टिक पारतंत्र के लिए डेटा आधारित निर्णय समर्थन तंत्र की संरचना करना। इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा, ये देखते हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना CLAP कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। CLAP के तहत कार्यक्रम को निम्न विशिष्ट मुख्य कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली, भौतिक परिसंपत्ति का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानक की बेंचमार्किंग की जाएगी। लॉजिस्टिक मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य की संलग्नता होनी चाहिए इसमें। EXIM यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लॉजिस्टिक्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लीड्स देख लेते हैं। लीड्स 2022 लॉजिस्टिक्स ईच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स का फुल फॉर्म है। लॉजिस्टिक प्रभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। और लीड्स की रैंकिंग देख लेते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी। यह इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। उल्लेखनीय है 2022 में इस रिपोर्ट का प्रथम वर्ष, 2019 में द्वितीय, 21 में तृतीय और 22 में इस बार चौथा। लीड्स की रैंकिंग हम देखें तो लैंडलॉक जो स्टेट्स हैं उनमें अचीवर्स की श्रेणी में है उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। फास्ट मूवर्स में है मध्य प्रदेश, राजस्थान और एस्पायर्स जो हैं बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और बात करें हम केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली जो हैं उनका स्थान उन्होंने अच्छा कार्य किया है। इसके लिए पुडुचेरी और एस्पायर्स में अंडमान तथा निकोबार, दमन दीव। और जो ये तीनों श्रेणियाँ हैं उनका निर्धारण इस प्रकार से किया गया है। अचीवर्स सर्वाधिक स्कोर प्राप्त राज्य के स्कोर का 90% से अधिक 800%। फास्ट मूवर्स में सर्वाधिक स्कोर प्राप्त राज्य के स्कोर का 80 से 90% और तीसरे में एस्पायर सर्वाधिक स्कोर प्राप्त राज्य के स्कोर का 80% से कम। ये तीनों श्रेणियाँ अचीवर्स, फास्ट मूवर और एस्पायर्स की। आइए अगला टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की गई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। आजकल हम आप अपनी भी सड़कों पर चलते हुए देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार्स को। तो ऑटोमोबाइल उद्योग के आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्थानांतरण को देखते हुए सरकार एवं विनिर्माताओं ने रिचार्जेबल बैटरियों पर आधारित इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स के विकास पर निवेश प्रारंभ ही कर दिया है। इस उभरते हुए क्षेत्र में विद्यमान अवसरों का लाभ उठाने को निवेश को आकर्षित करने के लिए सतत विकास में योगदान देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण तथा गतिशीलता नीति 2022, ये उत्तर प्रदेश के आगामी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान की थी, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। आलेख चित्र, इसके उद्देश्य क्या है? राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण गतिशीलता नीति के लक्ष्य क्या क्या है? उत्तर प्रदेश में सतत स्वच्छ गतिशील समाधानों और संरचनाओं को बढ़ावा देना है। उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और वाहन प्रोत्साहन हेतु छूट भी दी जा रही है इस योजना में। अधिसूचना की तिथि के पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स तथा पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी इस नीति के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र का एक उर्वरक। ये आप सभी को पता होगा, भारत ब्रांड नाम से एक नई उर्वरक परियोजना लॉन्च की गई है। उर्वरक का मतलब क्या होता है? उर्वरक एक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। रासायनिक उर्वरक में मुख्य रूप पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास आदि होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है हमारे खेतों में, हमारे कृषि कार्यों में। उर्वरकों पर सब्सिडी दिए जाने पर एक लंबा विवाद रहा है। अंबर बॉक्स सब्सिडी पर WTO में हम हमेशा से देखते आए हैं। भारत हेतु उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती हैं जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% होता है। ये सब्सिडाइज करके बेचा जाता है क्योंकि यूरिया का मूल्य जो है केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से रेगुलेट करती है। शेष 80-90% का उत्पादन केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती रहती है।
अन्य उर्वरक जैसे डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट है, एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटैश है आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती, इसलिए हमको देखने को मिलता है कि ये चीज़ें महंगी रहती हैं। ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इनको रेगुलेट करना सरकार इसको कार्य नहीं करती इसको रेगुलेट करने का। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार का योगदान का उल्लेख किए बेच रही थी, तो ये चीज़ गलत थी जिस पर केंद्र सरकार ने अपना रुख किया और इसको हटाया है। वर्तमान परिदृश्य क्या है, किस कारण ये चर्चा में बना हुआ है। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक को लॉन्च किया है। भारत यूरिया बैग इसके अंतर्गत बनाई जाएगी। अब इस अंतर्गत उर्वरकों का एक ही ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। साथ ही प्रधानमंत्री ने उर्वरक पर ई पत्रिका इंडियन एच का भी विमोचन किया है। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना क्यों की गई है। वर्तमान में देश भर में उप जिला, उपमंडल, तालुका और जिला स्तर पर 2.7 लाख उर्वरक की खुदरा दुकानें हैं, रिटेलर शॉप है। ये कंपनी प्रबंधित होती है सरकारी या निजी डीलर की खुदरा दुकानों है। इन खुदरा उर्वरकों को चरणबद्ध रूप से वन स्टॉप शॉप के में परिवर्तित किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसान आदान, उर्वरक, बीज एवं उपकरण के साथ साथ मृदा बीज एवं उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं वैश्विक भूख सूचकांक पर। वैश्विक भूख सूचकांक का विवरण। वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना एवं उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। सूचकांक की प्रविधि कैसी है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों यथा अल्प पोषण, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है कि आपके यहाँ पर भुखमरी नहीं है और 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है कि आपके यहाँ 100% मामले में भुखमरी विद्यमान है। स्पष्ट है, यदि किसी देश का GHI स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भूखा नहीं है और 100 आता है तो यानी कि हर कोई भूखा है। हालांकि इन दोनों स्थितियों में व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं, 0 से 100 के बीच की स्थिति पाई जाती है। इस सूचकांक में कम मान संबंधित देश की अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है और ज़्यादा मान है तो बुरी स्थिति को। जैसा कि आपको बता दिए, इसके 4 एलिमेंट्स हैं: अल्पोषण, दुबलापन, ठिगनापन, मोर्टेलिटी रेट। GHI में 5 वर्ग बनाए गए हैं: लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ये चर्चा में क्यों है। 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ जो इसको जारी करता है ने जारी किया है इस रिपोर्ट को। इस सूचकांक का 17वां वार्षिक संस्करण है। इस रिपोर्ट की खाद्य प्रणाली रूपांतरण व स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित थीम है इसका फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे हैं, आइए देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार वैश्विक GHI स्कोर 18.2 है, जो भूख की मध्यम मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया में भुखमरी का स्तर सर्वाधिक है। उसके बाद अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा का स्थान है। ये स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीरता स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भुखमरी की चरम भयावह स्थिति पर है, जिसका स्कोर है 50.8। अंतिम 5 देश जिनकी सबसे खराब रैंकिंग है वो हैं यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और चाड। भारत की स्थिति क्या है। रैंक है इनकी 107 और स्कोर है 29.1। ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लेते हैं। ब्राज़ील की रैंक है 20, रूसी संघ की स्थिति है 28, भारत 107, चीन 117 रैंक समूह, दक्षिण अफ्रीका 59। और सार्क देशों को देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में रैंक खराब है अफगानिस्तान की और कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है। भारत की भी 107वीं रैंक है। भारत की स्थिति क्या है। भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में रैंक 121 देशों में 107 है। ये खराब स्थिति है। भारत अपना क्या पक्ष रखता है इस खराब स्थिति पर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट में गिरावट पर असंतोष व्यक्त किया है। मंत्रालय के अनुसार अल्पोषित आबादी पर FAO के अनुमान के आधार पर भारत को निचली रैंक प्रदान किया जाना वास्तविकता से परे है। इनके मानक इस अधिक आबादी वाले देश को किस प्रकार से नहीं आकलित कर पा रहे हैं, ये कह रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत सरकार नियमित रूप से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS संचालित करती है तो और देश में बाल ठिगनापन कम हुआ है इनके अनुसार। और एक और इस रिपोर्ट के कारण एक और स्कीम चर्चा में है, पोषण, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और ये पोषण कहाँ से शुरू किया गया। ये पोषण अभियान शुरू किया गया है 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ से।
वैश्विक नवाचार सूचकांक नेक्स्ट टॉपिक है। नवाचार संबंध होता है कुछ नई टेक्निक्स का या कुछ नया करके कुछ नई चीज़ें बनाने का, इनोवेशन करना, तकनीक और ज्ञान का अन्वेषण करना ही नवाचार कहलाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 से जारी किया जा रहा है प्रतिवर्ष। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो करता है। वीपो इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। जीआईआई रूपरेखा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2 सूचकांक पर आधारित है। नवाचार निवेश इनपुट, नवाचार निर्गत यानी कि इनपुट और आउटपुट इनोवेशन का। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है? 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वें संस्करण का प्रकाशन किया गया है। इस संस्करण का शीर्षक है, जो थीम है इसकी है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। ये इसका थीम है, ये पूछा जा सकता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 40, स्कोर है 36.6। 29 सितंबर को जारी की गया है 15वां संस्करण। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना की बात करें, 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी प्रदान की है। ये पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? पीएम श्री स्कूल्स देश भर के 1400-500 स्कूल अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सोलर पैनल, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क SQAF का विकास किया जाएगा, जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख होगा। चयन की प्रक्रिया कैसी रखी जाएगी इस पीएम श्री के लिए? मोड के माध्यम से प्रतिभाग अधिकतम 2 स्कूल, एक प्राथमिक, एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। और लाभ क्या मिलेगा इससे? 18 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष लाभ होगा। और पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान देगा। और इसके अंतर्गत कार्यान्वयन रणनीति जो है, पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये देख लेते हैं मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक, आरईसी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं? वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा नवरत्न योजना प्रारंभ की गई। नवरत्न योजना का शुरू की गई थी 1997 में, इसका प्रारंभ किया गया था। नवरत्न कंपनी बात करते हैं, आरईसी कंपनी को जिनको दर्जा दिया गया है। आरईसी कंपनी भारत में कंपनियां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी के आकार पर विचार नहीं किया जाता, टर्नओवर पर और इक्विटी, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं। आरईसी को महारत्न का दर्जा दिया गया, इस हेतु वित्त मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था। आरईसी के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1969 में स्थापित आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी है। आरईसी देश भर के विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर काम करती है। आरईसी को भारत सरकार की निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त भी किया गया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं? सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति DDUGGY और राष्ट्रीय विद्युत कोष NEF नेशनल इलेक्ट्रिक फंड के लिए, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए भी। इनको चार योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी है आरईसी। महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां क्या हैं? अब वर्तमान में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां 12 हो गई हैं। कौन कौन सी हैं वो कंपनियां देख लेते हैं। भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BPCL हो गया, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। CIL हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। गेल हो गया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई। देखते हैं और कौन सी कंपनियां हैं। और आपका NTPC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, PGCIL हो गया, HPCL हो गया, PFC हो गया, REC जो हालिया ऐड हुआ है। दाता है इसके पूर्व अक्टूबर में 2021 में PFC को यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दर्जा दिया गया था। लाभ क्या हुआ इसके महारत्न का दर्जा मिल जाने से? महारत्न का दर्जा प्राप्त होने से आरईसी को अब अधिक परिचालन एवं वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही आरईसी प्रौद्योगिकी आधारित संयुक्त उद्यम, टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर से अन्य रणनीतिक गठजोड़ में भी कदम रख सकता है, IPO अपना ला सकता है। ये चीज़ें यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की बात हम करें तो UIL जो है यूनेस्को का एक पार्ट है और ये हम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। UIL अपने सदस्य देशों को जीवन पर्यंत अधिगम के क्षेत्र प्रदान करवाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है इसका? 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों में 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई। इन 77 शहरों में 3 भारतीय शहर भी शामिल हैं। 3 भारतीय शहर शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये शहर? आइए देखते हैं। केरल का नीलाम्बूर है, केरल का त्रिशूर है, एक तेलंगाना का वारंगल है। यानी कि ये 3 शहर में से 2 शहर केरल के हैं, एक शहर हैदराबाद का है यानी कि तेलंगाना का है। लर्निंग सिटी का क्या आशय होता है? लर्निंग सिटी अर्थात सीखने वाला शहर सभी के लिए जीवन पर्यंत सीखने को बढ़ावा देता है। यूनेस्को के अनुसार एक सीखने वाला शहर वह है जो बुनियादी से उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अपने संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करे और परिवार और समुदाय में सीखने को पुनर्जीवित करे। त्रिशूल के बारे में देख लें
यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय भी है। त्रिशूर शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का स्थल है या अपने आभूषण उद्योग। जी हाँ, केरल का जो त्रिशूर है अपने आभूषण उद्योग के लिए भी जाना जाता है। नीलांबुर की बात करें, नीलांबुर को सागौन का स्थल कहा जाता है, लैग ऑफ टीक भी कहा जाता है। केरल का जो नीलांबुर है उसको सागौन का स्थल कहा जाता है। ये कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं में। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिक गंतव्य भी है। उल्लेखनीय है कि सामान्य यूनेस्को द्वारा 5 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर को ही जीएनएलसी में शामिल करने की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि नीलांबुर जीएनएलसी में शामिल होने वाला एक ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है, यानी कि इसका महत्व अधिक था, इसलिए इसके मानकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया, उसको नामित किया गया। तीसरा शहर है वारंगल, तेलंगाना का। वारंगल की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। यह राज्य एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 3.2 मिलियन पर्यटकों का स्वागत करता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। और देख लेते हैं जीएनएलसी परियोजना का विकास किस प्रकार हुआ है। वर्ष 2013 में बीजिंग, चीन में आयोजित लर्निंग सिटीज़ पर पहले 2013 में लर्निंग सिटीज़ में पहला आयोजन हुआ चाइना में। इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यह घोषणा पत्र जीएनएलसी के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज रहा। वर्ष 2015 में इस नेटवर्क में सदस्यों को अपनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। नेक्स्ट टॉपिक बुरहानपुर, पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। जल जीवन मिशन की सबसे पहले बात करें, 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। वह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका क्रियान्वयन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय करता है। उद्देश्य क्या है, मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल की आपूर्ति करने का प्रावधान है। मिशन के कई घटक हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अब तक गोवा के 2, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव के 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 5, हरियाणा के 13, पुदुचेरी के 2, पंजाब के 16 जिलों को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। अब तक देश में कुल 45 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। बुरहानपुर की बात कर लेते हैं कि सभी 254 गाँवों में के ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन हो गया है। सभी 254 गाँव में ग्राम जल स्वच्छता समिति, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी का गठन किया जा चुका है। आइए देख लेते हैं जल जीवन मिशन को। जल जीवन मिशन के 2 भाग हैं, एक है जल जीवन मिशन शहरी। जल जीवन मिशन शहरी को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो जल जीवन मिशन आपका शुरू तो किया गया था 2019 में 15 अगस्त को, और जो अर्बन है जल जीवन मिशन वो उसकी घोषणा की गई थी 2021-22 के केंद्रीय बजट में। इस मिशन का संचालन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है इसका। इस मिशन के सतत विकास लक्ष्य SDG 6 के अनुसरण में सभी 4378 वैधानिक शहरों में क्रियाशील नलों के माध्यम से सभी घरों में जल आपूर्ति का सार्वभौमिक आच्छादन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त 500 अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत शहरों में सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन का आच्छादन प्रदान करने के केंद्रित है। और राज्य की बात करें, हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है तो आप सभी जानते होंगे गोवा है। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेना चाहेंगे और अगला पार्ट जल्द ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।